Hello everyone. ओके, आज से हम टर्म टू स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे टर्म वन की सारी वीडियोज हम अपलोड कर चुके हैं साइट पे, तो आप देख सकते हैं। तो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड वी आर स्टार्टिंग टर्म टू सिलेबस। तो ये फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है आपका टर्म वन का, ग्रेविटेशन। और ये पार्ट वन है ग्रेविटेशन का। तो हम यहाँ पर बेसिक से स्टार्ट करेंगे ग्रेविटेशन, कि ग्रेविटेशन होता क्या है, ये किसने इसको डिस्कवर किया, और कहाँ से ये चीज आई, कहाँ से जिसने डिस्कवर किया उसके माइंड में ये चीज आई कि ग्रेविटी होती क्या है। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। देखो, सारा जो ग्रेविटेशन है ना, वो यहाँ पर यहाँ इस एप्पल पे बेस्ड है। सारा का सारा ग्रेविटेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ था। जो ग्रेविटी के बारे में हम स्टडी करते हैं ना, वो यहाँ से, ये न्यूटन है। न्यूटन ने, क्या हुआ, एक बार न्यूटन ने किसी एप्पल को नीचे गिरते हुए देखा पेड़ से। तो उसने क्या बोला कि जो ये एप्पल है वो नीचे ही क्यों आई, वो ऊपर की तरफ क्यों नहीं गई। ये बात तो ठीक है ना, कि जो जब ये बैठा हुआ था यहाँ पर, उसने देखा कि जो एप्पल है वो पेड़ से टूट के सिर्फ नीचे ही गिर रही है, वो ना इस डायरेक्शन में आ रही, ना इसमें, ना ऊपर जा रही है। तो उसने देखा कि भाई इसी की तरफ, अर्थ की तरफ ही क्यों आती हैं सारी चीजें। अगर हम किसी भी चीज को ऊपर भी थ्रो कर दें तो वो कहाँ आती है, नीचे अर्थ की तरफ आती है ना। तो सिर्फ इस एप्पल के गिरने से ही डिस्कवरी हुई थी किस चीज की, ग्रेविटी की और ग्रेविटेशनल फील्ड की, या हम कहें ग्रेविटेशन की। तो इन चीजों की जो डिस्कवरी है वो किसने की थी बच्चों, न्यूटन ने की थी। और किस चीज से उसके माइंड में ये आया था, फॉल ऑफ एप्पल, कि कोई एप्पल गिर रही थी, उससे उसके माइंड में आया कि भाई नीचे की तरफ ही क्यों गिर रही है, वो ऊपर की तरफ क्यों नहीं जाती। तो उसने तब डिस्कवरी करना स्टार्ट किया था। उन्होंने जब डिस्कवरी की, उसने कहा कि देर इज अ फोर्स बिटवीन एवरी टू ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, सभी ऑब्जेक्ट के बीच में क्या है, फोर्स है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। तो यहां से इन सब चीजों के बारे में हमें पता लगा। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं ग्रेविटेशन की। ग्रेविटेशन क्या है। ग्रेविटेशन इज द नेम गिवन टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। कि हमारे यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट, वन ऑब्जेक्ट, ये हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट, कि हम अपने यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले लें, उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में क्या होगा, कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। देर इज ऑलवेज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देर इज ऑलवेज अ force of attraction between every two object in the universe, and that force of attraction is called gravitation. अब आप कहोगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है भी या नहीं भी, है ना। तो देखो, अगर आप, हम बात करें ना टू वॉल की, कि दो दीवारें हैं आपके रूम की, उनके बीच में भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। आप कहोगे कि ये तो भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो सिर्फ मैग्नेट में होता है जो हमें दिखता है। मैग्नेट अपने आप आपस में आ जाते हैं ना अपने एक दूसरे के आसपास। अगर आप इन दो दो मैग्नेट को थोड़ा सा दूर रख दें, तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और जो रिपेल, सेम पोल होंगे दैट विल रिपेल, है ना। तो कि मैडम अट्रैक्शन और रिपल्सन तो वहां है, जो हमारी दीवारें हैं वो तो अट्रैक्ट कर ही नहीं रही, वो तो एक दूसरे के आसपास आ ही नहीं रही, है ना। हमारे मन में आता है ना ऐसा। तो नहीं बच्चों, हम हर एक दो चीजों के बीच में क्या है, अट्रैक्शन है, बट दैट इज वीक फोर्स, इवन वीकेस्ट फोर्स ऑफ नेचर। ये कैसा है, वीकेस्ट फोर्स है हमारे नेचर का, जो हमें अपियर नहीं होता। ठीक है, दैट डज नॉट अपियर, बट दैट इज अ वीकेस्ट फोर्स, बहुत ही माइन्यूट फोर्स है जो हम लोगों को अपियर नहीं होता। अगर हमारी अगर क्लास में, क्लासरूम में अगर दो बेंचेज भी रखे हुए हैं, तो उनके बीच में भी कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। कोई ना कोई नहीं, दैट इज अ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। और जो ग्रेविटेशन का फोर्स होता है दैट इज ऑलवेज अट्रैक्शन। जो ग्रेविटेशन का जो फोर्स होगा वो हमेशा क्या होगा, अट्रैक्शन का। तो आपको ये बात समझ में आई, ग्रेविटेशन क्या है, अट्रैक्शन। किन के बीच का अट्रैक्शन है, टू बॉडीज के बीच का। टू बॉडीज, कोई भी टू बॉडीज हो सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि भाई मतलब दो चौक पीस होंगे, या टू कोई भी मीन्स ह्यूमन बीइंग होंगी, नहीं, कोई भी टू बॉडीज हो सकती है। ठीक है, हमारे यूनिवर्स में सभी दो बॉडीज के बीच में एक फोर्स होगा, और उसको हमने किस चीज का नाम दे दिया, दैट इज फोर्स ऑफ
ग्रेविटेशन। समझ में है? और दैट इज ऑलवेज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आपको याद रखना है ग्रेविटेशन की जब भी बात आए तो हम क्या चीज याद रखेंगे? एक तो हम ये चीज याद रखेंगे कि ये फोर्स हमेशा अट्रैक्शन का होगा, ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स, ऑलवेज अट्रैक्शन का फोर्स होगा। और किन के बीच में लगेगा? एनी टू बॉडीज, एनी टू बॉडीज। ठीक है, तो ग्रेविटेशन क्या है? किन्हीं भी दो बॉडीज के बीच के अट्रैक्शन को ग्रेविटेशन कहते हैं। अब इसी चीज को डिफाइन करने के लिए हमने ये तो बोल दिया कि भाई ये एक ये बॉडी है। चलो मैं पीछे से ही बात करती हूँ आपसे। हमने ये तो बोल दिया कि भाई एक ये बॉडी है, एक ये बॉडी है, इनके बीच का डिस्टेंस अब फिलहाल तो मान लो 1 मीटर है। अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर हो गया। क्या अभी भी फोर्स सेम रहेगा दोनों के बीच में? ठीक है ना, इस फर्स्ट केस में और सेकंड केस में क्या फोर्स सेम रहेगा? फोर्स दोनों केस में लग रहा है, फर्स्ट में भी सेकंड में भी। तो क्या वो सेम है या डिफरेंट है? अगर डिफरेंट है तो हम उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो उसके कैलकुलेशन के लिए मीन्स फोर्स, जो फोर्स लग रहा है दो बॉडीज के बीच में, उनको उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या दिया गया? लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। तो हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया, वो किस चीज के लिए है? टू कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो देखो, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट। अभी हमने कहा ना, सभी दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या लगता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को यूनिवर्स में क्या करता है? अट्रैक्ट करता है विद द फोर्स डायरेक्टेड अलोंग द लाइन ऑफ सेंटर्स। लाइन ऑफ सेंटर्स, लाइन ऑफ सेंटर्स का मतलब ये, इसका जो सेंटर ना इस ऑब्जेक्ट का, वो दूसरे ऑब्जेक्ट के सेंटर को अट्रैक्ट करेगा। ऐसे जो ये फोर्स है वो हमेशा क्या लगेगा? बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट का सेंटर हुआ, ये दूसरे ऑब्जेक्ट का सेंटर हुआ, तो लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द, सो जो ये फोर्स है इन दोनों के बीच का, मान लो ये जो फोर्स है, ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास m1 है, इसका मास क्या है आपके पास? m2 है। तो अब ये कह रहे हैं फर्स्ट पॉइंट में, मैं इसको पॉइंट में जो आपने यहाँ पर लिखा हुआ है मैं उसको यहाँ पर पॉइंट में लिख रही हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब ये कह रहे हैं द फोर्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। यहां तक फर्स्ट पॉइंट हुआ, पर डायरेक्टली दैट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ये क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ पर। एंड सेकेंड पॉइंट अब इन्होंने बोला, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। कि जो इनके बीच का डिस्टेंस होगा ना, वो उसके क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके स्क्वेयर के। समझ में आया बच्चों? अभी हमने दो पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किए, ये हम किस लिए कर रहे हैं? दिस इज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इट टेल्स हाउ वी कैन कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है? जो फोर्स होगा दो ऑब्जेक्ट के बीच का, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें, इन दोनों इक्वेशन को, तो हमें क्या मिलेगा? m1 m2 बाई आर स्क्वेयर। समझ आया? अब देखो फोर्थ पॉइंट यहां से कैसे आएगा। जब भी हम इस साइन को इक्वल में चेंज करते हैं, ये यहाँ के लिए नहीं है, ये मैं आपको हमेशा के लिए बता रही हूं। जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को बच्चों इक्वल टू में चेंज करेंगे, तो कब हमेशा एक कांस्टेंट का यूज करते हैं, और वो कांस्टेंट यहाँ पर क्या है? कैपिटल जी। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया? जी m1 m2 बाई आर। तो ये हमेशा याद रखो, जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वल टू में चेंज करेंगे तो वी विल यूज अ कांस्टेंट। वो कांस्टेंट हर जगह पर क्या होता है? अलग अलग होता है। तो यहाँ पर वो कांस्टेंट क्या है? कैपिटल जी। तो जी m1 m2 बाई आर स्क्वेयर। अब समझ में आई आपके पास ये इक्वेशन कहाँ से आई? ये वाली इक्वेशन, ये इक्वेशन हमारे पास इन 4 पॉइंट से आई है। फर्स्ट पॉइंट हमारा बोलता है यहाँ तक कि जी, ये फर्स्ट पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, यहाँ पे डायरेक्टली लिखा नहीं हो पर यहाँ पे डायरेक्टली आएगा। वैसे अगर सिंपल प्रोपोर्शनल लिखा हो तो बाय डिफॉल्ट उसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज, सेकंड पॉइंट यहाँ पर, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ये आपका जो डिस्टेंस है वो आर।
ओके, तो अब समझ में आया ना, पहले हमने दो इक्वेशन बनाई, उनको कंबाइन किया तो थर्ड आई, फिर इसको साइन को चेंज किया तो हमारे पास कैपिटल जी आ गया। अब देखो ये एफ जी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमने सिर्फ एफ से किया, अब की मर्जी हम इसको एफ जी से भी लिख सकते हैं, सिंपल एफ से हम लिख सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। तो एफ जी इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ भी चलो मैं एफ जी ही लिख देती हूँ। ठीक है, तो जो ये एफ जी है वो क्या है हमारे पास, ग्रेविटेशनल फोर्स। M1 एंड M2 क्या है, मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स। ये सब चीजें आपको लिखनी पड़ती हैं, ये अब बहुत जरूरी होता है। आप देखो हमारे लिए क्या है कि हमें जब तक हम यहाँ पर ये डिफाइन नहीं करेंगे कि M1 M2 क्या है, तो हमें कैसे पता लगेगा, जो आपका पेपर रीड कर रहा है उसको नहीं पता लगेगा ना। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर जो एफ जी है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स को। M1 and M2 are the masses of two objects. R is the separation between the objects and capital G most important. कैपिटल जी क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, दैट दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोला बच्चों हमने, जी इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यहाँ पर इस वर्ड का मीनिंग बहुत जरूरी है। किस यूनिवर्सल का मतलब क्या है, देखो कांस्टेंट तो है, और ग्रेविटेशनल क्यों बोला, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की बात कर रहे हैं तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोल दिया। अब यूनिवर्सल क्यों बोला, इसके पीछे क्या रीजन है इसको यूनिवर्सल बोलने के पीछे, कि जो हमारा जो जी है ना, ये जो जी की जो वैल्यू है वो क्या रहती है, हमेशा कांस्टेंट, ऑलवेज सेम, इट रिमेन्स ऑलवेज सेम। ठीक है ना, इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा क्या रहती है, सेम, इट नेवर चेंजेस। नेवर चेंजेस का मतलब क्या है, अगर देखो अब ये जो ऑब्जेक्ट हैं हमने सिंपल एयर में रखे हुए हैं, जो हमारे पास ये टू ऑब्जेक्ट्स हैं अभी ये एयर में है, ठीक है, इन्वायरमेंट में है डायरेक्ट। अब मैं इनको इन्हीं दोनों ऑब्जेक्ट को इतने ही डिस्टेंस पे अगर मैं वाटर में रख दूं, अगर मैं किसी और मीडियम में रख दूं, या मैं कुछ और चेंज कर दूं मीडियम के अंदर, तो भी हमारी जी की जो वैल्यू है वो क्या रहती है, सेम, दैट डज नॉट चेंज। तो मतलब जो ये वैल्यू है ना वो किसी भी चीज के ऊपर, वो मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करती, वो मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करती, मीडियम नो। ठीक है, तो इसीलिए इसको यूनिवर्सल कहा गया है। बहुत सारी जो कांस्टेंट की वैल्यू होती है, कुछ कांस्टेंट की वैल्यू टेम्परेचर पर डिपेंड करती हैं, कुछ प्रेशर पर करती हैं, कुछ मीडियम पर करती हैं, और जो ये वैल्यू है वो टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, किसी भी चीज पर, किसी मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करती, इट ऑलवेज रिमेन्स सेम। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। होप यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब देखते हैं, यहाँ पर भी मैंने ये बताया हुआ है, जी इज कॉल्ड यूनिवर्सल कांस्टेंट बिकॉज इट्स वैल्यू डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ इंटरवीनिंग मीडियम। बताया ना भी मैं, नेचर ऑफ इंटरवीनिंग मीडियम का मतलब, कभी हमने इसको एयर में रखा, कभी वाटर में, कभी ग्लिसरीन में, किसी भी मीडियम में हम रख सकते हैं। और टेम्परेचर और एनी अदर फिजिकल वेरिएबल, किसकी जो वैल्यू है किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं करती। ऐसा यूनिट ऑफ जी, ऐसा यूनिट क्या है, देखो हम यहाँ पर निकाल लेंगे ऐसा यूनिट। अभी हमने देखा एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वेयर, तो g किसके इक्वल आ जाएगा, एफ आर स्क्वेयर बाई m1 m2। ठीक है ना, अब देखो फोर्स की यूनिट क्या होती है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन एसआई सिस्टम, दैट इज न्यूटन। डिस्टेंस आर क्या है हमारे पास, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, और डिस्टेंस की यूनिट क्या है, मीटर, तो न्यूटन मीटर स्क्वेयर। बाय मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, इसकी भी किलोग्राम, इसकी भी किलोग्राम, तो क्या हो गई, किलोग्राम स्क्वेयर। तो क्या यूनिट आ जाएंगे यहां से, न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर किलोग्राम स्क्वेयर। देखो मैंने आपको बोला था ना, आपको बेसिक यूनिट्स लर्न करनी है कि भाई फोर्स की क्या है, मास की क्या है, डिस्टेंस की क्या है, डिस्प्लेसमेंट की क्या है, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो आपको ना सिर्फ सिंपल यूनिट्स याद करनी है। अगर आपको सिंपल यूनिट्स याद है तो हम और यूनिट को डिराइव कर सकते हैं। तो जैसे हमें यहाँ पे फोर्स का पता था, डिस्टेंस का पता था, मास की यूनिट पता था, तो हमें कैपिटल जी की यूनिट हमने लर्न कर ली। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी भी जाती है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपिटल जी। मैं कैपिटल जी क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इसी चैप्टर के अंदर कैपिटल जी का भी यूज होगा और स्मॉल जी का भी, और इनके अंदर बहुत ह्यूज डिफरेंस है बच्चों।
स्मॉल जी किसी अलग चीज को रिप्रेजेंट करता है और कैपिटल जी अलग को। तो जो आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जो ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, दैट इज कैपिटल जी। ठीक है, तो आप जब भी ये चीज याद रखो, बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कैपिटल जी और स्मॉल जी में। तो ऐसा यूनिट आपको लर्न हो गई है, इंपॉर्टेंट है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब इसकी जो ये वैल्यू है वो भी याद रखो, 6.67। आप इतना भी याद कर सकते हो, 3 को भी इतना ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, आप याद कर सकते हो। इसकी जो यूनिट वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। क्लियर? तो जो आपकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। देखो बहुत बार बच्चे, मैं आपको बार बार बताती हूँ हर वीडियो में, मैं उसी पॉइंट को बार बार बताती हूँ जहां पर बच्चे गलती करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर +11 लिख देते हैं, ठीक है, 10⁻11, माइनस याद नहीं रखते। बच्चों अगर ये प्लस हो गया है, आप ये देखो 10⁻11 कितनी बड़ी वैल्यू, अगर इतनी बड़ी वैल्यू है तो फोर्स की वैल्यू कितनी ज्यादा आएगी। अगर आप इस जी से इन चीजों को मल्टीप्लाई करोगे तो एफ की वैल्यू बहुत बड़ी आएगी ना। बट अभी मैंने बताया जो ये फोर्स है दैट इज वीकेस्ट फोर्स। वीकेस्ट फोर्स का मतलब क्या है, बहुत ही स्मॉल वैल्यू है इसकी। वीकेस्ट फोर्स है नेचर का, तो कैसी है, स्मॉल वैल्यू है। तो स्मॉल वैल्यू कब आएगी, जब इसकी जो वैल्यू है वो प्लस नहीं प्लस होगी तो बहुत बड़ी आएगी। माइनस का मतलब क्या है, दैट इज वेरी वेरी स्मॉल। तो इसीलिए थोड़ा उसको याद करने का आपका वे है कि अब जब अगर भूल जाओ तो आप देखो कि भाई अगर प्लस है इसका मतलब तो ये बहुत बड़ी वैल्यू होगी, बट आपका एफ तो बहुत स्मॉल होता है, तो ये क्या है, नेगेटिव। ठीक है, समझ में आया? तो दैट इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11, याद रखना। तो और ये किसने सर्च किया था, फाउंड बाय हेनरी कैवेंडिश ने। तो न्यूटन ने तो इसके बारे में बताया था, ठीक है, तो पर इस वैल्यू को, जी की वैल्यू को किसने सर्च किया था, फाउंड बाय हेनरी कैवेंडिश। तो नेक्स्ट, द लॉ इज यूनिवर्सल इन द सेंस दैट इट इज अप्लीकेबल टू ऑल बॉडीज वेदर द बॉडीज आर बिग और स्मॉल, वेदर दे आर कैलेस्ट्रियल और टेरेस्ट्रियल। ठीक है, तो ये लॉ है जो वो भी क्या है, यूनिवर्सल है। किस सेंस में यूनिवर्सल है, अभी तो हमने यूनिवर्सल की बात की थी कैपिटल जी की ओनली, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ला की। जो हमारा जो ये ला हमने दिया है ना, एफ इज इक्वल टू G m1 m2/r², जो हमने ये ला दिया है ये भी क्या है, यूनिवर्सल है। जी की वैल्यू भी यूनिवर्सल है बच्चों, और इस ये ला भी यूनिवर्सल है। ये ला क्यों यूनिवर्सल है, क्योंकि ये हमारे यूनिवर्स की सभी बॉडीज पर अप्लीकेबल है। ऐसा नहीं है कि कि यहाँ पर हम ये कोई लिमिट नहीं रखते कि जो ये मासेज है वो स्मॉल होने चाहिए, या जो ये मासेज है वो बिग होने चाहिए, या जो बॉडीज है वो सिर्फ कैलेस्ट्रियल या टेरेस्ट्रियल होनी चाहिए। दिस ला इज अप्लीकेबल फॉर ऑल द बॉडीज। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल ला। समझ में आए ये पॉइंट भी? तो ये ला भी हमारा यूनिवर्सल है, एंड कैपिटल जी की वैल्यू भी क्या है, यूनिवर्सल। इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन की? फर्स्ट, universal law of gravitation successfully explains several phenomena like the force that binds us to the earth। ठीक है, जो फोर्स है that binds us to the earth, हमें अर्थ से जो हम बंधे हुए हैं, जो हमारी बॉन्डिंग है ना अर्थ से, वो किसके ड्यू टू है, किस चीज के ड्यू टू है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के ड्यू टू। अभी मैंने आपको फर्स्ट चीज दिखाई थी ना कि हम किसी भी चीज को ऊपर की तरफ फेंकते हैं वो कहाँ आती है, दोबारा अर्थ की तरफ आती है ना। अर्थ क्या है, अर्थ भी एक बॉडी है। अर्थ भी किसका काम कर रही है, एक बॉडी का, एक ऑब्जेक्ट का। और एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट है। जो एप्पल गिर रही थी वो अर्थ पे क्यों आ रही थी, वो ऊपर की तरफ क्यों नहीं जा रही थी, वो क्यों, क्योंकि अर्थ क्या है, ऑब्जेक्ट है जिसका मास बहुत ज्यादा है, जो अपनी तरफ हर चीज को क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। और उनके बीच में कौन सा फोर्स हुआ, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, अर्थ है, अर्थ क्या है, ऑब्जेक्ट है जो हर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, और आपको पता है अर्थ का तो जो एरिया है, मास है, वो क्या है, बहुत बड़ा है। तो उसका जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एज कंपेयर टू स्मॉल ऑब्जेक्ट्स दैट इज लार्ज, तो वो अपनी तरफ हर चीज को क्या कर लेता है, अट्रैक्ट। और वो किस फोर्स से करता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन से। तो समझ में आई आपको ये चीज? द मोशन ऑफ मून अराउंड द सन, जो हमारा जो मून है मूव कर रहा है अराउंड द अर्थ, वो भी किस चीज के ड्यू टू कर रहा है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से।
द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, द टाइड्स ड्यू टू द मून एंड द सन। ठीक है, तो ये सारी एप्लीकेशंस किसकी है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। जो ये चीजें पॉसिबल हो रही है ना, तो टाइड्स ड्यू टू द मून एंड द सन, या मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, ये सब ग्रेविटी के ड्यू टू हो रही हैं। अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ना हो, दैट इज नॉट पॉसिबल। देखो मैं नेक्स्ट में आपको दिखाती हूँ यहाँ पे। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वेयर। ये M1 M2 क्या है, यहाँ पर हमने क्या लिया, ये अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, ये क्या है, मून है। ठीक है, तो अब अर्थ और मून के बीच में क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब देखो ये मास अर्थ का है, जो अब M1 है आपका, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मास ऑफ अर्थ। जो M2 है आपका, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मास ऑफ मून। ये REM क्या है, ये है आपके बीच का अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो अब क्या होगा यहाँ पर, जो अर्थ है वो मून को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, और जो मून है वो अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, दोनों देखो, हर एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है, हर एक बॉडी दूसरी बॉडी को क्या करती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ये बॉडी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, और ये बॉडी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। दोनों बॉडी एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, पर जिसका मास ज्यादा होता है, जिसका मास ज्यादा होता है उसका अट्रैक्शन ज्यादा होता है। ठीक है ना, जिसका मास ज्यादा होता है उसका अट्रैक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, अब आप कहोगे कि मैडम देखो FG, मैं कंप्लीट की बात नहीं कर रही, यहां पर तो दोनों के बीच का अट्रैक्शन है ना, ये क्या है, आपके दोनों के बीच का अट्रैक्शन है। ठीक है ना, दोनों के बीच का अट्रैक्शन। अब देखो FEM इज इक्वल टू माइनस FM। अब मैं अगर सिर्फ एक बॉडी की बता रही हूँ, यहाँ पर मैंने कहा ना कि एक दूसरी को अट्रैक्ट करती है, दूसरी एक को, ये दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अगर मैं दोनों का कंबाइंड फोर्स निकालूंगी इस फॉर्मूले से, दोनों का सेम आएगा, जितना इस साइड का अट्रैक्शन होगा उतना ही इस साइड का अट्रैक्शन होगा। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर FEM इज इक्वल टू माइनस FME, कि ये वाला फोर्स इक्वल है इस फोर्स के। अंडरस्टूड, क्योंकि फॉर्मूले में तो आप इसकी वैल्यू मान लो 5 है, इसकी वैल्यू 2 है, तो फॉर्मूले में तो सेम ही रखी जाएंगे, 5 × 2 दोनों टाइम पे मल्टीप्लीकेशन होगी, 2 यहाँ पर रख लो, 5 यहाँ पर रख लो, डिफरेंस क्या आया। तो दोनों के बीच में क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और एक बॉडी जितने फोर्स से दूसरे को अट्रैक्ट करती है, दूसरी उससे दूसरी बॉडी को उतने ही फोर्स से अपनी साइड अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, तो यहां पर इसमें क्या बताया गया है कि F1 इज इक्वल टू F2 इन मैग्नीट्यूड, और अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो नेगेटिव। क्लियर, ये पॉइंट आपको समझ में आया। दिस इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, कि मैं आपको दोबारा बता देती हूं, दोनों के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में। अगर मैं इसको F1 बोलूं, अगर इसको मैं F2 बोलूं, तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों, सेम। अगर ये 2 न्यूटन है तो ये भी क्या होगा आपका, 2 न्यूटन होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर F1 F2, अब इन दोनों की डायरेक्शन देखो, F1 इस डायरेक्शन में लग रहा है, F2 इस डायरेक्शन में लग रहा है, दोनों की डायरेक्शन क्या है हमारे पास, अपोजिट, तो नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन क्या बताता है, हमेशा डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो समझ में आया अब यहाँ पर ये क्या चीज है। ठीक है, तो अगर हम दोनों के बीच का फोर्स निकालें, दैट इज ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, सो F1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F2। तो होप आपको ये समझ में आया होगा, एंड दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सी द नेक्स्ट पॉइंट, न्यूमेरिकल, द मास ऑफ अर्थ इज 6 × 10⁻24, this is 6 × 10⁻24, and that of moon is this is 7.4 × 10⁻20. If the distance between the earth and the moon is 3.84, ये वैल्यू है आपकी 3.84 × 10⁵ किलोमीटर, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून। तो फोर्स बताओ कितना एक्सर्ट होगा बाय फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून। F इज इक्वल टू G
M1 M2, इसको हम M1 ले लेते हैं यहाँ पर, ये हमारा M2 हो गया है, सॉरी ये हमारा M2 है, ये हमारा क्या है R डिस्टेंस। तो G की वैल्यू क्या है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। मास है हमारा 6 इंटू 10⁻24 इंटू 7.4 इंटू 10⁻22 बाई 3.84 इंटू 10⁻5। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी अप्रोक्स देख लेते हैं। मैं आपको अप्रोक्स ही बताऊंगी। तो देखिए यहाँ पे ये 10 की पावर क्या है, मैं सिर्फ 10 की पावर को सोल्व कर रही हूँ, आप कर सकते हो 6.67 इंटू 6 इंटू 7.4 इंटू, यहाँ पर देखो 10 की पावर -11, यहाँ पर 24 22 24 और 22 कितने होते हैं हमारे पास 46, 46 में से 11 गए तो क्या आएगा 35। यहाँ पर 3.84 इंटू 10⁻5, 5 यहाँ पर जाकर क्या हो जाएंगे माइनस, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 6.67 इंटू 6 इंटू 7.4 इंटू 10⁻30, ठीक है, बाय 3.84। तो हमारे पास एफ की ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, दिस इज द फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द मून। अब देखो कई बार हमसे क्या पूछ लिया जाता है, हमसे पूछा जाता है दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून। ठीक है, ये वैल्यू दे दी आपको, निकाल के भी दे दी बाई चांस। अब पूछेंगे फोर्स एक्सर्टेड बाय द मून ऑन द अर्थ, अब बताओ क्या होगा। बाय द मून ऑन द अर्थ, और दे दिया आपको बाय द अर्थ ऑन द मून, तो कैसे निकालोगे। अभी मैंने आपको क्या बताया, F1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F2, तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है, ये आपका अगर F1 है तो हमारे पास F2 क्या हो जाएगा माइनस ऑफ F1, तो ये आ जाएगा 6.67 इंटू 6 इंटू 7.4 बाई 3.84 इंटू 10⁻30, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। ठीक है ना, तो हमें कुछ चीजें आपको प्रॉपर्टी से भी समझ में आनी चाहिए, आप निकाल सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। नेक्स्ट, स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या होता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अभी हमने स्टडी किया। दिस लॉ स्टेट्स दैट देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एवरी टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या लिखेंगे हम, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, सेकंड पॉइंट, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो अब इनके कंबाइन से हमें क्या इक्वेशन मिलती है m1 m2 बाई आर स्क्वायर, और जब हम इसको इक्वल रख देते हैं तो क्या आएगा जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। दिस जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। राइट द फॉर्मूला एंड फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो क्या फॉर्मूला है हमारा, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आपकी इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ये जी की वैल्यू क्या होती है वो आपको याद रखनी है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर किलोग्राम स्क्वेयर। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो बार बार मैं बता रही हूँ, जो ये फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है दैट इज वीकेस्ट फोर्स। ठीक है, वीकेस्ट फोर्स है हमारे नेचर का, इसलिए इसकी वैल्यू बहुत स्मॉल होती है, दैट इज इन -11। और कहां पर लगता है, बिटवीन एवरी टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। ठीक है, बिटवीन एवरी टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। और जो आपका जो ये लॉ है ना वो कैसा है, यूनिवर्सल है, वो हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, हर टू ऑब्जेक्ट के बीच में पॉसिबल है। होप यू अंडरस्टूड द लेक्चर। बहुत ही सिंपल चैप्टर है ये आपका, आपको करने में मजा आएगा, पर आप जब भी वीडियोस देखें तो स्टार्टिंग से देखें। थैंक यू।